तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 25 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि उनको रूल्स बता दिए जाते हैं कि यहाँ पर रैंडमली तुम सभी के नाम सेलेक्ट किए जाएंगे और दो डिसाइपल्स को आपस में फाइट करनी होगी। और इसी के साथ उनसे कहा जाता है कि अब यहाँ पर हमारी ऑटोमेटिक अरेंजमेंट जो है वो एक्टिवेट होने वाली है और यहाँ पर तुम सभी लोग अपने नाम का वेट करो कि किसके नाम के सामने किसका नाम आएगा। और इसी के साथ ही वहाँ मशीन जो होती है वो चलना स्टार्ट होती है। वहाँ पर यानी कि वो नंबर जो होते हैं घूमना शुरू हो जाते हैं। सभी लोग वहाँ पर टेंशन में होते हैं और देख रहे होते हैं किसकी फाइट किसके साथ होने वाली है। तुम्हारा रोग जो होता है वो सबसे पहले अपना नाम वहां पर देखता है। तो रोग का नाम लोगी कॉलेज, वहां पर उसका नंबर 30 होता है। दूसरी तरफ से जिसका नंबर 30 होगा उसकी फाइट उसके साथ होगी। तुम्हारा रोग कहता है कि अब नंबर 30 कहां पर है। वो दूसरी तरफ देखता है तो वहां पर एक लड़का जिसका नाम लियांग टाई होता है जो कि जीजाओ कॉलेज से होता है, उसका नंबर 30 होता है। तो इसी के साथ डायरेक्टर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी फाइट जो है वो काफी ज्यादा बेहतर रहने वाली है क्योंकि तुम्हारी फाइट यहाँ पर एक ऐसे कॉलेज के साथ होने वाली है जिसकी कोई रेपुटेशन ही नहीं है, यानी कि वो लड़का काफी ज्यादा कमजोर होगा, तुम बड़ी आसानी से अपनी फाइट को जीत जाओगे। तुम्हारा रोग उनसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि दूसरे कमजोर कॉलेजेस में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लोग हो सकते हैं। तो डायरेक्टर उसे कहते हैं नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हायर क्लास के लड़के होते हैं वो सारे के सारे महान कॉलेजेस को ही ज्वाइन करते हैं, यानी हाई लेवल के कॉलेजेस को ज्वाइन करते हैं। लो लेवल के कॉलेजेस को तो यहाँ पर कोई पूछता भी नहीं है। तो हमारा रोग उनसे कहता है अगर मैं यहाँ पर लोगी कॉलेज को ज्वाइन नहीं करता फिर आप यहाँ पर सोचकर देखिए कि मैं पहले भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, तो इसका मतलब यह है कि दूसरे लो लेवल के कॉलेजेस के डिसाइपल्स को भी यहाँ पर कमजोर नहीं समझा जा सकता। तो मिस्टर गुई उन लोगों से कहते हैं कि अब जबकि सभी लोगों के उनके नंबर्स मिल चुके हैं तुम सभी लोग यहाँ पर अपने रिस्पेक्टिव हॉल की तरफ चले जाओ। तुम सभी लोगों को यहाँ पर 7 हॉल में भेजा जाएगा, यानी कि 7 हॉल के अंदर वहां पर तुम्हारे फाइटिंग अरीना होंगे जहां पर तुम सभी लोगों की एक साथ फाइटिंग स्टार्ट की जाएगी ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी इस कंपटीशन के पहले लेवल को कंप्लीट कर सकें। और साथ ही वहां पर उन सभी लोगों को वहां पर हॉल के नंबर बताए जाते हैं। 1 से 50 तक जितने डिसाइपल्स हैं वो सारे हॉल नंबर 1 में होंगे और 51 से 100 तक जो है वो हॉल नंबर 2 में होंगे। इस तरह आगे से वो सारे होंगे। तुम्हारा रोग कहता है कि मेरी फाइट तो हॉल नंबर 1 में होने वाली है और वो दूसरों से पूछता है, तो वो जहां पर शैनकी से पूछता है कि तुम्हारी फाइट कहां पर है, तो वो कहता है मेरा नंबर 67 है, मेरी फाइट जो है वो हॉल नंबर 2 में है। जिनवू कहता है कि मेरा 245 और हॉल नंबर 5 में है, जबकि हमारा जो जाई वैंग होता है वो कहता है मेरा नंबर 333 और हॉल नंबर 7 में मेरी फाइट होने वाली है। और वो वहां पर से हॉल नंबर 7 की तरफ चला जाता है। जाब और दोनों वहां पर चले जाते हैं और बाकी के सभी लोग भी वहां पर से अपना अपना हाल ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि सभी लोग जाकर अपनी फाइट कर सकें। तो डायरेक्टर उन सभी लोगों से कहता है कि अपनी फाइट खत्म होने के बाद सभी लोग जल्दी से यहाँ पर वापस आ जाना, मैं यहीं पर तुम्हारा वेट करूंगा। तो हमारा रोग जो होता है वो चलता हुआ हॉल नंबर 1 की तरफ जा रहा था, तो उसे हॉल नंबर 1 का डोर दिखाई देता है और इसी के साथ ही वो हॉल नंबर 1 की गली के अंदर चला जाता है। जैसे वो गली के अंदर मुड़ता है इसी के साथ ही सामने से एक लड़की के साथ टकरा जाता है और उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना। तो वो लड़की जो होती है वो काफी लंबी चौड़ी और काफी ज्यादा ठीक ही होती है। तो यहीं पर से हमें ऊपर की बिल्डिंग का सीन दिखाते हैं जहां पर सेनेटर ची चोंग खड़े होते हैं और सेनेटर ची चोंग जो होते हैं अपने हाथ में वहां पर पेपर्स पकड़कर बैठे होते हैं जिनके ऊपर वहां पर डिसाइपल्स की डिटेल्स होती हैं। उनके हाथ में वहां पर रोग का पेपर होता है और उसकी फाइटिंग स्पिरिट के बारे में भी डिटेल्स लिखी होती हैं और वहां पर उन सभी की फाइटिंग डिटेल्स यानी उन सभी की जो बैटल स्पिरिट्स होती हैं सभी की डिटेल्स के साथ उनके पास वहां पर डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं। और उन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद वो कहते हैं कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा रिलायबल हो, तुमसे तो पैसे देकर कोई भी काम करवाया जा सकता है। और वो साइड के ऊपर देखते हैं तो वहां पर मून बाई रियोंग बैठा होता है और उनके बैठकर चाय पी रहा होता है। तो ये सारे के सारे पेपर और बच्चों की इंफॉर्मेशन जो है ये मून बायरियोंग इनके लिए यहाँ पर लेकर आया है। और इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है उस लड़की से कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ टकरा गया। तो वो लड़की आगे से सिर्फ होम कहती है। तो हमारा रोग इस बात से काफी गुस्सा तो होता है, लेकिन साथ ही वो लड़की से कहती है क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ और कहना है। तो रोग कहता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं कहना। और इसी के साथ ही वो लड़की वहां पर से पीछे मुड़ जाती है और जाते हुए से पूछती है बताओ कि तुम कौन से कॉलेज हो। तुम्हारा रोग जो होता है उसे अपने कॉलेज के बारे में बताता है कि वो लोगी कॉलेज से। और सिर्फ इतना कहने के बाद वो लड़की जो होती है उसे कहती है अच्छा ठीक है और वो पीछे मुड़ जाती है। तुम्हारा रोग कहता है कि ये किस किस्म की लड़की थी जहां पर इसने ठीक तरह से बात भी नहीं की और यहाँ पर से चली गई। और उसके बाद हमारा रोग कहता है चलो छोड़ो उसे, इस बेकार लड़की को, मैं जाकर अपना कंपटीशन स्टार्ट करता हूँ। हमारा रोग जो होता है जाकर बैठ जाता है। जब नंबर 30 की बारी आती है उसे बुलाया जाता है। हमारा रोग कहता है तो फाइनली यहाँ पर मेरी बारी आ ही गई। तुम्हारा रोग सीधा रेफरी के पास जाता है जहां पर उसके पास पेपर्स होते हैं। तो रेफरी वहां पर देख रहा था उसकी डिटेल्स को, जैसे वो उसकी डिटेल्स चेक करता है तो लोगी कॉलेज लिखा होता है। लोगी कॉलेज का पढ़ने के साथ उस रेफरी का रवैया काफी ज्यादा बदल जाता है और वो कहता है कि अच्छा ठीक है जल्दी से अरीना के अंदर चले जाओ। जबकि हमारा रोग उसे अपने बारे में बताने लगता है तो हमारा रोग इस बात से काफी गुस्सा होता है, लेकिन वो यहाँ पर रेफरी के साथ तो बहस नहीं कर सकता। इसी के साथ ही रेफरी जो होता है अपने पास से एक ब्रेसलेट निकालता है और उसे कहता है कि इस ब्रेसलेट को अपने बाजू के ऊपर पहनो। इस ब्रेसलेट को तुम्हारे बाजू के ऊपर पहनकर हम लोग यहाँ पर तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को मापेंगे कि तुम्हारे पास कितनी स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो वो उसे बताता है कि अगर तुम्हारे पास 500 से कम स्पिरिचुअल एनर्जी होगी तुम यहाँ पर क्लास लेस हो। अगर तुम्हारे पास 501 से 1000 तक होगी तो तुम जूनियर वार हीरो हो। और अगर 1001 से 3000
अनुसार होगी तो मिडिल लेवल के वार हीरो और इसके अलावा यहाँ पर एडवांस लेवल और हाई लेवल के वार हीरोज भी शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखना कि इस वॉच को तोड़ना मत, वरना तुम्हारे लोगी कॉलेज को इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। और इसी के साथ हमारा रोग जो होता है उस वॉच को अपने बाजू के ऊपर पहनता है और इसी के साथ जैसे उस वॉच को अपने बाजू पर पहनता है तो उसके माथे के ऊपर जो सील होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और सील उसकी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को लीक नहीं होने देती, जिसकी वजह से वहां पर उसके ऊपर जो लिखा आ जाता है वो स्पिरिचुअल एनर्जी 469 होती है, यानी कि उसकी कोई क्लास नहीं है। तो ये देखते ही वहां पर रेफरी जो होता है हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि और जहां पर तुमसे क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तुम लोग ही कॉलेज के बहुत ही बेकार घटिया लोग जहां पर इतने कमजोर हो सकते हो, मुझे पता था तुम लोग कमजोर ही होगे। बाकी के सभी लोग भी वहां पर हमारे रोग के ऊपर हंस रहे होते हैं क्योंकि उसके पास कोई क्लास नहीं है, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 500 से ऊपर भी नहीं है। तुम्हारा रोग सोच रहा था मुझे लगता है कि मिस गाया की वजह से उसने मेरे माथे के ऊपर जो सील लगाई थी उसी वजह से मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर ठीक तरह से मापने नहीं हुई, लेकिन लगता है कि मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूं। इसी के साथ ही वहां पर जंप करते हुए रीना में आ जाता है। तो जब वो रीना में आ जाता है तो दूसरी तरफ से वो लड़का भी उसका मजाक उड़ा रहा था और उसे कहता है कि लड़के तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 469 की स्पिरिचुअल एनर्जी है, मुझे तो लगा था कि लोगी कॉलेज के सभी लोग क्रिमिनल्स या मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले। उसे कहता है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो तुमसे पूरे 100 पॉइंट्स ज्यादा है। तो क्या तुम्हें पता है कि 100 पॉइंट ज्यादा एनर्जी का होने का मतलब क्या होता है? मैं इस वक्त जूनियर वार हीरो लेवल पर हूं, यानी कि मैं तुम्हें बड़ी आसानी से हरा दूंगा। साथ ही रेफरी जो होता है उन लोगों से कहता है ठीक है तुम लोग अपनी बैटल को स्टार्ट कर सकते हो। तो रेफरी जैसे ही वहां पर बैटल स्टार्ट करने का कहता है तो दूसरी तरफ से वो लड़का जो होता है वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और इसी के साथ ही वो अपनी बैटल स्पिरिट को भी रिलीज कर देता है। तो अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज करने के बाद जैसे ही माया रोग को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है तो माया रोग कहता है कि ये क्या इसकी बैटल स्पिरिट इतनी खतरनाक है कि मुझे अपनी तरफ पुल कर रही है, यानी कि उसके अंदर यहाँ पर कोई स्पेशल एबिलिटी है। तो वो लड़का उसे कहता है कि ये मेरी फाइटिंग स्पिरिट की यानी कि मेरी बैटल स्पिरिट की स्पेशल एबिलिटी है जो जहां पर तुम्हारे अटैक्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हो, साथ ही तुम्हें अपनी तरफ भी खींच सकती है। और इसी के साथ ही वो उसे जबरदस्त पंच मारता है। तो जैसे वो लड़का हमारे रोग को एक जबरदस्त पंच मारता है तो हमारा रोग जो होता है उसका हाथ पकड़ लेता है। उसका हाथ पकड़ने के साथ ही उसके मुंह के ऊपर जबरदस्त घुटना मारता है जिससे वो लड़का पीछे की तरफ गिर जाता है। उस लड़के बेचारे को समझ नहीं आती कि हमारे रोग ने यहाँ पर कैसे गा लिया, क्योंकि हमारे रोग को फाइटिंग का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। इसी वजह से उसने यहाँ पर उसकी बैटल स्पिरिट को अवॉइड करते हुए सीधा उसके मुंह के ऊपर घुटना दे मारा। और इसी के साथ ही वो लड़का गुस्सा हो जाता है और कहता है कि देखता हूं कि अब तुम यहाँ पर इसको कैसे काउंटर करते हो, अब तुम यहीं पर मरने वाले हो। और इसी के साथ ही वो अपनी बैटल स्पिरिट के साथ अपना एक स्पेशल स्किल जिसे कोलैप्सिंग फिस्ट कहते हैं उसके साथ हमारे रोग के ऊपर अटैक करता है। तो हमारा रोग जो होता है उसके पंच के बिल्कुल सामने खड़ा होता है और वहीं पर से वो नीचे की तरफ झुक जाता है क्योंकि वो दोनों तरफ से वहां पर पंचेस मार रहा होता है। एक पंच को तुम्हारा रोग ब्लॉक कर लेता है, जब वो दूसरा पंच मारता है तुम्हारा रोग वहीं पर से ग्राउंड के ऊपर नीचे बैठ जाता है। तो वो लड़का कहता है कि ये यहाँ पर कर क्या रहा है, ये लड़का यहाँ पर नीचे क्यों बैठ गया। तुम्हारा रोग जैसे वहां पर नीचे बैठता है तो नीचे बैठने के बाद उसे कहता है तुम्हारे अटैक जो है वो लार्ज स्केल है लेकिन ये किसी काम के नहीं है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर बहुत सारे फ्लॉज हैं यानी बहुत सारी वीक पॉइंट्स हैं। और इसी के साथ ही हमारा रोग नीचे से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करके उसके पेट के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। एक ही पंच के साथ वो लड़का उसके मुंह से ब्लड बहता है और वो लड़का अरीना से बाहर जाकर गिर जाता है। गिरने के साथ ही वो लड़का कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पास सिर्फ 469 की स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा है। और वो लड़का वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद रेफरी जो होता है वहां पर अनाउंसमेंट कर देता है कि रोग ने अपनी फाइट को जीत लिया है। वहीं पर से दूसरी तरफ ज़ाई वैंग की फाइट दिखाता है कि ज़ाई वैंग ने भी अपनी फाइट को जीत लिया होता है। उसका ओपोनेंट जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। ज़ाई वैंग रेफरी से कहता है क्या तुम यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं करोगे, तो वो कहता है हाँ मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो भी अनाउंसमेंट कर देता है कि ज़ाई वैंग ने यहाँ पर अपनी फाइट को जीत लिया। ज़ाई वैंग ने फाइट स्टार्ट होने के 1 मिनट के अंदर अंदर ही अपनी फाइट को जीत लिया, जिसकी वजह से बाकी के सभी लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि ये वाकई में ज़ाई फैमिली का 3rd यंग मास्टर होने के लायक है, इसने यहाँ पर अपने ओपोनेंट में 1 ही मिनट में हरा दिया है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 25 का एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बाकी डिसाइपल्स की फाइट्स देखेंगे कि वो लोग अपनी फाइट्स को कैसे जीतते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।